हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान का दूसरा अध्याय भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था और इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। एक क्रियाकलाप एक आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा या अचार शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं, आगे देखेंगे। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इन्हें सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि वह इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर का विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे शरीर के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त हमारे शरीर में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में से सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। इन प्रेक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। ड्रॉपर होता है जो बूंद बूंद करके गिराता है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर रखें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से इन्हें तैयार कर सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इनमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम उसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो ये परीक्षण आपके सामने है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिलाते हैं। जैसे दूसरा है कॉपर सल्फेट विलयन। 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट CuSO4 घोलने से बन जाता है। 100 ml जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। ठीक है, तो जिन चीज़ों की जरूरत है वो आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है।
अपने परीक्षणों को सारणी में लिखिए। तो अगर आप देखेंगे तो आपको आलू में, चावल में इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, है ना। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले इसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ पर्क नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर इसे अच्छी तरह मिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से पर्क नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन, 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए पर्क नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या पर्क नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए क्या क्या मिलाना है। यहां पर आपको थोड़ी मात्रा में, इधर देखो, प्रोटीन परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ पर्क नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाएं। मतलब पानी का घोल तैयार कर लें, जैसे गेहूं की जो रोटी है ना, या फिर मान लो आप दाल ले लें, दाल का पिसा हुआ पाउडर, या फिर बेसन ले लें, बेसन में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक बर्तन में रख लें। अब ड्रॉपर की सहायता से पर्क नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा मिलाते हैं इसमें। ऐसा मिलाने से आपको इसमें कुछ रंग परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। अगर यह रंग बैंगनी रंग का हो जाता है तो आप समझेंगे कि जो आपने मिलाया था बेसन का घोल, उसमें प्रोटीन अवेलेबल है, मौजूद है। अब इसी तरह से वसा के परीक्षण के लिए हम प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। वसा मतलब फैट, चिकनी चीजें जैसे घी है ना। ध्यान रखें, ध्यान क्या रखना है, कागज का टुकड़ा फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सूखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया है तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, आप कागज लगाकर देखें किसी पदार्थ में, अगर उसमें आपको तेल का जैसा धब्बा दिखाई देता है तो वहाँ पर वसा है, मतलब फैट है, नहीं तो वसा नहीं है। ये परीक्षण दर्शाते हैं क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड इन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ खाया जिसमें एक से अधिक कोई पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे लिए खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता है? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। मतलब इनसे हमें सीधे सीधे ऊर्जा मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर देखो, ऊपर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, यहाँ पर आपको जो वसा है उसके स्रोत मिलेंगे, है ना। और यहाँ पर आपको सभी चीज़ों के स्रोत मिलेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खासकर प्रोटीन के स्रोत मिलेंगे आपको नीचे, है ना, जो जंतुओं से मिलते हैं। और यहाँ पर देखो, ये प्रोटीन के स्रोत हैं, जैसे दालें हैं, सारे सब में प्रोटीन ज़्यादातर पाई जाती है। दूध, मांस है, इनमें प्रोटीन पाया जाता है। इधर को ये फल हैं, इनमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे और प्रोटीन मिलेंगे। उसके अलावा आपको इसमें स्टार्च भी मिलेगा। ठीक है, तो विटामिन सी के स्रोत हैं खट्टे फल ज़्यादातर, और विटामिन बी के स्रोत है चावल, गेहूँ, यकृत मतलब लीवर। विटामिन ई के स्रोत है जैसे पपीता, गाजर, मछली का तेल, दूध, आम। ठीक है, तो इससे आप याद रखें, इन चित्रों को देखकर आप याद रखें कि कौन कौन से चीज़ के स्रोत कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे सभी प्रकार के दालें हैं वो प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हुआ करते हैं। ठीक है,
तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, मतलब शरीर को बढ़ाने वाला भोजन कहते हैं। इससे शरीर की लंबाई बढ़ती है। विभिन्न रोगों से हमारे शरीर रक्षा करते हैं, मतलब विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब बहुत कम मात्रा में। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ बनाता है। ध्यान रखें, विटामिन ए हमारे जो आंखें हैं और जो हमारी स्किन है, त्वचा है, खाल है, उसको स्वस्थ बनाता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए मजबूती प्रदान करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन हमें इस चित्र में दिखाए गए हैं जो हमने ऊपर देखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अभी जो भोजन दिखाया जा रहा है आपको, इसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे अदरक है, पालक है ना, मछलियाँ हैं, दही है, इस तरह से। और यहाँ पर कुछ फल और दालें हैं, ये लोह युक्त है। यहाँ पर देखें, जैसे लीवर है, पालक है, सेब है, कैल्शियम के कुछ स्रोत जैसे दूध है, अंडा है। और यहाँ पर देखो, हमारा शरीर भी सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति से विटामिन बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह सकता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। ध्यान रखें, यहाँ पर ऐसे बता रखा है कि सूर्य के प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा न मिलकर हमें विटामिन डी मिलती है। और वो भी कब मिलती है? सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है, जब तक सूर्य का प्रकाश लाल कलर का रहता है, तब तक आपको उससे विटामिन मिलती है। उसके बाद में जो गहरे रंग का, मतलब चमकीला जो रंग होता है सूरज का, वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है, उसमें आप ज़्यादा देर ना रहें। लेकिन आप सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में आप घूमने जरूर जाएं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दिखाया गया है, जो अभी हमने देखा है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, है ना, मूली, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको हम रुक्षांश बोलते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध तथा चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप 3, एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका परीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कोई खाद्य पदार्थ में जल होता है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कोई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। संतुलित आहार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का और हमारे जीवन के लिए भी। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक और न ही कम हो।
हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होगी? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो कुछ भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन जैसे दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना हुआ, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, सभी जीव जंतुओं को संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। छिलका उतारकर सब्जियों तथा फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों तथा फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप जानते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग, मतलब भोजन में किसी तत्व की कमी के कारण होने वाले रोगों को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन ले रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव में ग्रसित हो जाता है और एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, मतलब लंबाई कम बढ़ेगी उसकी, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाई गई हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हम स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर ये जो सारणी है इसे आप जरूर याद रखें, ठीक है। देखें, विटामिन ए, इसकी कमी से होता है क्षीणता, दृष्टिहीनता। विटामिन ए, इससे क्षीणता और दृष्टिहीनता, मतलब क्षीणता मतलब कमजोरी और दृष्टिहीनता मतलब देखने में कमी या आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसके लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, रात के अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। दुर्बल मांसपेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी, इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों से खून निकलना,
घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और मुड़ने लगती हैं, टूट भी जाती हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ और दंतक्षय मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दांत टूटने लगते हैं, कमज़ोर हड्डियाँ और दंतक्षय होता है। आयोडीन, इसे घेंगा या गोइटर रोग बोलते हैं। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता मतलब दिमाग कमज़ोर हो जाता है बच्चों में। लोहा मतलब लोहे की कमी से अरक्तता मतलब खून की कमी और कमज़ोरी होती है। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय था, इसका सारांश देख लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश तथा जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको उनके एक एक प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और उसके अलावा रेशे, ये 7 तत्व होते हैं। ठीक है, आप इनके एक एक करके नाम लिख लें। दूसरा, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक उन्हें प्रोटीन कहते हैं। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है उन्हें बोलते हैं विटामिन। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, बताइए क्या है? विटामिन डी। ठीक है, या फिर कैल्शियम भी ये होता है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही हमारे शरीर की हड्डियों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो देखो, वसा किन किन में होता है? चावल और गेहूं में। मंड मतलब नहीं, वसा होती है चिकने पदार्थों में, जैसे खासकर तेलों वाले, जैसे घी है ना, उसमें बड़ी मात्रा में वसा होती है। तो जैसे दूध है उसमें वसा पाई जाती है। उसके अलावा जो सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, इनमें बड़ी मात्रा में वसा पाई जाती है। मंड चावल, गेहूं है ना, आलू। आहारी रेशे जैसे बात करें हम चुकंदर, गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, इनमें सब में आहारी रेशे पाए जाते हैं। प्रोटीन जैसे सभी प्रकार की दालें इन, और उसके अलावा मांस है, अंडे हैं, इनमें प्रोटीन पाई जाती है। चौथा प्रश्न है, इनमें से सही कथन पर सही का चिन्ह लगाना और गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो इसमें गलत का चिन्ह होगा, है ना। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो इसमें सही का चिन्ह लगेगा। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, तो ये भी सही है, अलग अलग प्रकार की, है ना। चौथा प्रश्न है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो ये भी गलत है ना। पांचवा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स नाम का रोग प्राप्त होता है। रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। स्कर्वी नहीं, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव में स्कर्वी नामक रोग होता है। हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से या अभाव से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से आंखों की बीमारी होती है, रतौंधी एक आंखों की बीमारी है। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय खत्म होता है, सारे प्रश्न उत्तर हो गए इसके। कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक अच्छी सी बात लिखें जो भी आपको अच्छी लगी इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।